Namaste and welcome to all for the webinar on overview of heating, ventilation and air conditioning. On the behalf of Team Antarnad, I welcome you all. Dear participants, as you know that the HVAC stands for the heating, ventilation and air conditioning. This term is widely used in European countries, whereas in India we are basically calling it as a refrigeration and air conditioning. अब इसमें हम लोग क्या करने वाले ओवरव्यू में देखने वाले हैं कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। अगर एप्लीकेशंस है तो टाइप्स कितने टाइप के रेफ्रिजरेटर है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स आर देयर, एंड इन यूरोपियन कंट्रीज दैट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इज जनरली कॉल्ड एज HVAC सिस्टम. Now we start with the definitions, fundamental definition. So we all know that refrigeration means the process in which we are going to control the temperature. इसमें हम लोग एक पैरामीटर कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज अ टेम्परेचर. दैट टेम्परेचर शुड बी लेस दैन द आउटसाइड टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस. Whereas when we talk about the air conditioning, called as a AC, so in that air conditioning it is going to control the parameter like temperature, humidity, purity of air and the movement of air, and that is required to produce the comfort condition which is required to enhance the efficiency, or sometime it is required for the proper functioning of the equipment or devices. जब मैं रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा हूँ तो मेरे को एक चीज़ कंट्रोल करना है, वो सिर्फ टेम्परेचर है. बट व्हेन आई गो फॉर एयर कंडीशनिंग, द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ पैरामीटर कंट्रोल आर द लार्जर देन दिस वन. So when we look at the application also, there are many applications for air conditioning, and also there are applications for refrigeration based on the temperature range. Now when we talk about the refrigeration system, तो सबसे पहले हमारे सामने एक चीज़ आता है, वो है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर. डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर बहुत कॉमन चीज़ है, हम सबके घर में होता है. ओके, इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर द मेन कंपोनेंट्स आर फॉर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. द मेन कंपोनेंट्स हो गए इसके कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल एंड इवापोरेटर. इवापोरेटर को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, वो होता है डिफ्रीज़र. अब जब आप फ्रिज खरीदने जाते हैं मार्केट में तो इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग लीटर्स में देते हैं, वेयर एज द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस इन टन्स ऑफ टन. उसका जो कमर्शियल यूनिट है वो है टन्स में एक्सप्रेस करते हैं कि 1 टन का AC है या 2 टन का. बट रेफ्रिजरेटर में ऐसा नहीं बोलते हम लोग, उसको बोलते हैं लीटर्स में, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एयर कंडीशनिंग सिस्टम. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, based on their cooling capacity or the cooling volume, they are expressed in terms of liters. तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब आप लोग बोलते हैं 160 लीटर है या 180 लीटर है तो उसका साइज़ छोटा होता है, 230 लीटर का साइज़ बढ़ जाएगा. और दूसरा एक है कि यू जस्ट मेजर द इनसाइड वॉल्यूम. अगर इनसाइड वॉल्यूम आपने लिया तो उसका वॉल्यूम आएगा 0.18 मीटर क्यूब अगर 180 लीटर का है, या 0.23 मीटर क्यूब अगर वो 230 लीटर का है. तो आप उसका डायमेंशन मेजर करके देखो, आपको इतना डायमेंशन मिलने वाला है. अब मैंने 4 कंपोनेंट बताए थे कि फर्स्ट कंपोनेंट इज कंप्रेसर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ दैट सिस्टम. दैट कंप्रेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग सब्सटेंस. अगर मैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो 2 चीज़ें हैं कि पहला तो कंप्रेसर है. कंप्रेसर को हम लोग बोले हार्ट, क्योंकि ये पंपिंग कर रहा है. इट इज जस्ट लाइक अ पम्प, हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हार्ट का काम होता है टू पम्प द ब्लड, और यहाँ पर इसका काम है टू पम्प द रेफ्रिजरेंट. ना व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट? रेफ्रिजरेंट इज अ वर्किंग सब्सटेंस. अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है तो आपका सिस्टम इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा. कंप्रेसर का फंक्शन है टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर. अभी प्रेशर क्यों बढ़ाना है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ही आप उसको सर्कुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है उसके साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा. और टेम्परेचर आपको वो रेंज पे लेकर के जाना है कि टेम्परेचर ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट शुड बी ग्रेटर दैन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तभी वो हीट रिजेक्ट करेगा कंडेंसर में जाने के बाद में. आपने घर में फ्रिज सभी ने देखा होगा, आपका जो फ्रिज का बैक साइड होता है, मैं पुराने फ्रिज की बात कर रहा हूँ, नए फ्रिज में तो आजकल क्लोज आता है, वो बैक साइड में बेस पर एक कंप्रेसर लगा होता है ब्लैक कलर का, हार्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर. उसमें चार्जिंग पोर्ट होता है, दूसरा एक सक्शन एंड डिलीवरी पोर्ट होता है.
the suction line is connected to evaporator and delivery is connected to condenser. Suction line generally insulated रखते हैं हम, जिससे कि हीट गेन नहीं हो, सुपर हीटिंग नहीं होना चाहिए. देन डिलीवरी लाइन इज कनेक्टेड टू कंडेंसर. कंडेंसर बैक साइड में होता है फ्रिज के. जनरली ट्यूब टाइप कंडेंसर है, उसको फिन होता है, विदाउट फिन होता है. नंबर ऑफ ट्यूब्स दैट डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच टेम्परेचर टू बी ड्रॉप, okay, and how much amount of the refrigerant to be passed through this system. Then it is connected to the expansion device. फ्रिज में जो expansion device होता है वो कैपिलरी ट्यूब होता है आपका. कैपिलरी ट्यूब में बिकॉज ऑफ थ्रॉटलिंग देयर इज अ ड्रॉप इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड फाइनली इट गोज टू इवापोरेटर वेयर इट रिमूव्स द हीट एंड इट प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट. तो अभी आपके सामने दिया है कि कंप्रेसर है, उसमें से डिलीवरी लाइन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर, इट गोज टू कंडेंसर. कंडेंसर में फिन्स दिखा है, देयर इज अ ड्रॉप इन टेम्परेचर एंड देन इट गोज टू द कैपिलरी, फर्दर ड्रॉप इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड फाइनली गोज टू द इवापोरेटर. हम लोग जनरल टर्म में इवापोरेटर को बोलते हैं डीफ्रीज़र. सो आप सबको पता है कि फ्रिज में डीफ्रीज़र ऊपर रखा होता है, क्योंकि फ्रिज का जो आपका हीट ट्रांसफर मोड है, दैट मोड इज़ a natural convection. So because of density gradient cold air comes to the downward direction, इसलिए रेफ्रिजरेटर ऊपर होता है उसमें, फ्रिज में नीचे नहीं रख सकते. जबकि नीचे का जो स्पेस होता है दैट इज़ यूटिलाइज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क और द पेरिशेबल फ्रूट्स या वेजिटेबल, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं. वेजिटेबल ट्रे उसमें लगा होता है बॉटम में. ओके, नाउ द अनदर एप्लीकेशन व्हेन यू गो टू द एयर कंडीशनिंग, ये तो फंडामेंटल बोला. एयर कंडीशनिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन. आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया एसी यूज़ करना. जब डोमेस्टिक एसी की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते थे विंडो एसीज. सो विंडो एसी में भी कंपोनेंट यही है, एक दो एडिशनल बढ़ जाते हैं. जैसे एक फ़ैन लगेगा उसको, सो इंस्टेड ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन देयर इज़ अ फोर्स सर्कुलेशन, जिसको आप फैन या ब्लोअर बोल सकते हैं. एक और फ़ैन यूज़ करते हैं हम, वो फ़ैन यूज़ होता है कंडेंसर के लिए. बिकॉज वंस अगेन द कूलिंग इज एयर इज़ अ कूलिंग मीडिया, बट टू इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, अगर इतना हीट आपको रिमूव करना है तो उसके लिए फिर एक फ़ैन की ज़रूरत होती है. सो 2 more components were been added. बाकी वर्किंग सेम है. कंप्रेसर टू कंप्रेस द फ्लूइड, कंडेंसर टू रिजेक्ट द हीट एंड सो टू चेंज द फेज, expansion device to reduce the pressure and temperature, and finally the cooling coil. evaporator को हम लोग यहाँ cooling coil बोलते हैं. The function of cooling coil is to extract the heat from that space, and when the cold air pass over that coil we are getting the cooling effect. Okay, and if you look at the capacity, but the air conditioners were been expressed in terms of tons. आप एसी खरीदने जाएंगे तो उसको लीटर्स में नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं टन्स में. और जब कंपेयर करोगे आप 1 टन एसी और आपका फ्रिज, तो जनरली फ्रिज का कैपेसिटी आता है 0.25 टन्स, और 0.5 टन बहुत बड़ा भी हो गया तभी. वेयर एज मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एसी इज ऑफ 1 टन. जनरली 1.5 टन्स के बहुत पॉपुलर होते हैं फॉर द बेडरूम और फॉर द हॉल्स. ओके, सो नाउ यू कैन इमेजिन दैट 1 टन मीन्स व्हाट, द कैपेसिटी ऑफ दैट रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस 1 ton of ice from the water within a 24 hour. The water is kept at 0 degree centigrade and ice is formed at 0. मतलब 0 से 0 के बीच में जो कुछ भी हीट रिमूव करना है, दैट हीट इज लैटेंट हीट, क्योंकि सेंसिबल तो नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. द लैटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 किलो जूल पर kg. तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे 1000 इंटू 336 डिवाइडेड बाय 24 into 3600, the answer comes to be 3.5 kilowatt or kilojoule per second. इसका मतलब है कि 1 ton of refrigeration is equal to 3.5 kilowatt. इसका दूसरा जनरलाइज मीनिंग ये होता है कि जब आप 1 टन का सिस्टम रन कर रहे हो 1 घंटे के लिए, तो वो 3.5 यूनिट कंज्यूम करेगा. 1 ton is equal to 3.5 kilowatt. So for 1 hour it consumes 3.5 kilowatt hour, and 1 unit of electricity is 1 kilowatt hour. यही वजह है कि जब आप एसी रन करते हो तो उसका बिल बहुत ज़्यादा आता है कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर, because the capacity of refrigerator is very small compared to the AC. Then another general application is automotive air conditioners. It is very common nowadays that all the passenger cars, buses, okay, all them are equipped with the air conditioning systems.
तो आप लोगों ने देखा है कि जब आप ऑटोमोटिव में यूज़ करते हो तो उसका जो एप्लीकेशन है वर्किंग इज सेम, ओनली इट इज़ गेटिंग अ पावर फ्रॉम द इंजन। इंजन से ही पावर कंज्यूम करने वाला है, और वेंट लगे है अलग अलग। एसयूवी वगैरह में वेंट ज़्यादा है, अगर छोटा कार है तो वेंट कम है, नंबर ऑफ वेंट्स आर, बट व्हेन इट कंज्यूम द पावर फ्रॉम इंजन द माइलेज ऑफ दैट इंजन इज रिड्यूस, क्योंकि यहाँ जो कुछ पावर है पार्शियल पावर इज कंज्यूम बाय द एसी। अभी रेयरली कोई ऐसा कार है कि जिसमें एसी नहीं है। इवन द जेसीबी या नए ट्रैक्टर्स या ट्रक्स जो आ रहे हैं दे आर ऑल्सो इक्विप विद द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कुछ साल पहले तक के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को एक लग्जरियस आइटम माना जाता था, बट विद अ चेंज इन टेम्परेचर रेंज, विद अ चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड, अभी ये बहुत कॉमन हो चुका है कि अगर आप चले जाओ सिटीज़ में या गांव में भी चले जाओ तो एसी अभी कॉमन होते जा रहा है, बिकॉज द टेम्परेचर रेंज इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, कि वो कंफर्ट लेवल के ऊपर है। अब हम लोग कब से बात करें कंफर्ट? कंफर्ट लेवल मीन्स व्हाट? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एट विच you will feel the sense of comfortness, that is in terms of physical comfort। अभी देखो मैं दो टर्म यूज़ कर रहा हूँ। फिजिकल कंफर्ट इट इज़ रिलेटेड टू द वर्किंग कंडीशन, ओके। जैसे टेम्परेचर हम लोग एज पर द एशरे चार्ट, एशरे इज अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, वेयर ईशरे इज द इंडियन सोसाइटी। And as per the ASHRAE chart, 22 degree centigrade and 50% RH is considered to be a comfort condition. But these comfort conditions are applicable to European countries। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो 22 में तो ठंड लगता है हमको। सो इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इनिशिएटिव एंड दे अपील द all the consumer that they can run there or they can set their AC at a temperature of 25। तो 25 डिग्री हमारे यहाँ पर कंफर्ट माना जा सकता है इंडिया में। और अगर आप 22 से 25 पे रन कर रहे हो तो भी उसका कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाएगा। अभी मैंने 3 एग्जाम्पल बताया। पहला एग्जाम्पल था डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, सेकंड था आपका डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, देन थर्ड वन इज़ अ ऑटोमोटिव एयर कंडीशनर। ना व्हेन वी टॉक अबाउट एयर कंडीशनर्स, अभी रेफ्रिजरेटर्स में भी अलग अलग टाइप है। जैसे डोमेस्टिक आपने देखा, देन कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, दोज आर यूज फॉर आइसक्रीम पार्लर, या जो आपने इसमें मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट में देखे, दे आर कॉल्ड एज अ डीप फ्रीजर बिकॉज देयर ऑपरेटिंग रेंज इज लेस कंपेयर टू आवर रेफ्रिजरेटर। इसका सिंपल एग्जांपल है, जब आप आइसक्रीम खरीद के लाते हो आइसक्रीम पार्लर से, और जब आपके घर के फ्रिज में रखते हो तो उसका जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर रेंज अलग है, वहाँ पर टेम्परेचर रेंज अलग था। व्हेन यू टॉक अबाउट द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स वेर बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन है दैट जिसको हम लोग ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड लाइक द कंफर्ट एयर कंडीशनिंग एंड इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बता दूँ तो आपको समझ में आएगा। कार एयर कंडीशनिंग क्या है? कंफर्ट। डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग इज कंफर्ट, ओके। और द एयर कंडीशनिंग ऑफ मॉल, सिनेमा, थिएटर, इट इज कंफर्ट। ये किस लिए है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको कंफर्टनेस फील होना चाहिए। कंफर्टनेस से क्या होता है? इट इम्प्रूव्स द इफिशियंसी ऑफ वर्किंग और इफिशियंसी ऑफ दैट वर्क। जो कुछ भी काम हो रहा है उसका एफिशिएंसी इंप्रूव होगा। मैंने बोला कि फिजिकल एंड मेंटल दो टाइप के कंफर्ट होते हैं। फिजिकल कंफर्ट इज रिलेटेड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कि जैसे आपको बोला कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, 4 एसी लगे, पेपर बहुत टफ है, एसी कितने भी लगने दो पसीना आता है, क्योंकि आपका मेंटल कंफर्ट चेंज हो जाता है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट एग्जाम्पल है क्रिकेट मैच। मैच चल रहा है, आईपीएल या क्रिकेट का वनडे मैच चल रहा है, स्टेडियम में आप बैठे हो, बहुत धूप है, बहुत ह्यूमिडिटी है, फिर भी आप एंजॉय करते हो irrespective of atmospheric condition, that is called as a mental comfort। So here we are talking about the physical comfort। So when I talk about the comfort condition, it is concerned with the human being, whereas second case is industrial। Industrial means that condition, that at control condition is required for proper functioning of devices or component। इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एटीएम सेंटर्स में 2-2 एसी लगे होते हैं, बहुत छोटा होता है एटीएम सेंटर, जनरली 4x4 या 3x4, और उसमें 2 एसी लगे 2-2 टन के। क्या होते हैं? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दोज एटीएम मशीन्स। कंट्रोल टावर, जितने आपके कंट्रोल टावर है, कंट्रोल टावर जो होते हैं आपके कंट्रोल रूम्स है या मोबाइल टावर्स है, यहाँ सब जगह एसी लगे। सीएनसी
मशीन, सीएनसी मशीन में एसी लगा है फॉर द ऑपरेशंस। या इवन पुराने जो आपके कंप्यूटर सेंटर्स होते थे उसमें एसी लगाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ जो हीट जनरेट हो रहा है दैट हीट इज टू बी रिमूव प्रॉपरली सो दैट देयर शुड बी फंक्शनिंग। पुराना डेस्कटॉप होता था उसके अंदर फैन लगा होता था, और गर्मी में बहुत बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ गया आपका पीसी बंद हो जाता था। दैट इज़ नथिंग बट द इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग मीन्स ये चाहिए हमको। या आपके एमक्यूसी के जो लैब होते हैं मेट्रोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल, उसको हम एयर कंडीशन करके रखते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर चेंज होगा देर इज अ चेंज इन एक्यूरेसी ऑफ द कंपोनेंट। देन अनदर टाइप इज देयर एंड दैट टाइप इज the comfort or that type is air conditioning with reference to pharmaceutical sector, जैसे हॉस्पिटल्स है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हॉस्पिटल्स में जो एसी की ज़रूरत है उसका मेजर कंसर्न है दैट एयर शुड बी फ्री फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो वहाँ पर जो फिल्टर्स यूज़ होते हैं दैट फिल्टर्स आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल। उसका जो फिल्ट्रेशन लेवल होता है वो काफ़ी ये होता है क्लोज होता है, या काफ़ी हाई क्वालिटी और एक्यूरेट होता है कंपेयर टू द एसी विच वी आर यूजिंग इन इंडस्ट्री और यूजिंग इन आवर डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर जो एसी यूज़ होंगे उसके लिए भी कंस्टेंट कंडीशन है उनका, एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फार्मास्यूटिकल। इवन आप अगर पेपर पल्प इंडस्ट्री में चले जाओ, आपका शुगर में चले जाओ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जितनी है कि वहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगा कि यू हैव टू मेंटेन सर्टन अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, मेंटेन सर्टन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। इसका और एक एग्जांपल बताता हूँ कि जो आपका कॉटन इंडस्ट्री था, मोस्ट ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री सिचुएटेड ऑन दी बे ऑफ द सी, और जहाँ पर समंदर था आसपास, उसके आसपास था, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, सूरत है। यहाँ पर कॉटन का जो है कॉटन इंडस्ट्री बहुत सारा है, बिकॉज कॉटन का जो थ्रेड बनता है उसके लिए एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट इज़ पॉसिबल इन दैट रीजन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ टाइप आ गया इवेपोरेटिव कूलर्स। ये भी बहुत कॉमन है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट कूलर। जो लोग एसी नहीं खरीद पाते वो लोग कूलर यूज़ करते हैं गर्मी में, आप लोगों ने देखा है। स्पेशली द रीजन ऑफ विदर्भ इन महाराष्ट्र और इवन द नॉर्थ महाराष्ट्र, कि जहाँ टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग डेजर्ट कूलर यूज़ करते हैं। डेजर्ट कूलर में क्या होता है कि वाटर इज़ स्प्रेड फ्रॉम द टॉप विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेटिव पैड्स। उसमें पैड लगे होते हैं साइड में, अगर आपने देखा होगा। पहले कुछ हम लोग घास यूज़ करते थे, अभी आजकल तो कोरेगेटेड पैड्स यूज़ करने वाले हनीकम स्ट्रक्चर के पैड यूज़ होते हैं। द यूज़ ऑफ दैट पैड इज़ टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ रिड्यूस द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कम कर देने से क्या होता है कि एट लेसर temperature the water gets evaporated, and water evaporated it will absorb the heat from the rest of the water, and so the cooling of water takes place। मतलब जो मैकेनिज्म हम लोग अर्दन पॉट में मटके में यूज़ करते थे कि मटके में पोरोसिटी था, because of porosity there is a drop in the partial pressure of water vapor, and so at low temperature देयर इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और पानी ठंडा हो रहा था। सेम मैकेनिज्म हम लोग यूज़ करते हैं इवेपोरेटिव कूलर्स में। बट इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम जो होता है इसमें क्या होगा कि यू कैन रिड्यूस द टेम्परेचर बट यू कैन नॉट कंट्रोल द ह्यूमिडिटी। इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज इवेपोरेटिव कूलर्स आर ऑलवेज टू बी लोकेटेड आउटसाइड द रूम, या खिड़की में हम लोग लगाते हैं जिससे कि रूम के अंदर का ह्यूमिडिटी ना बढ़े। बट the drop in temperature is limited, also the rise in humidity, you cannot control the humidity, purity of air, and purity of movement of the air. But at the same time the running of that evaporative cooler running cost is very small as compared to the AC, and so people prefer this, or even the capital cost is less। तो ये बहुत कॉमन है, हम लोगों ने देखा है। इसमें बहुत सिंपल होता है कि इट कंटेन्स वन फैन और ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल फैन है, ब्लोअर लगा है। उसके बाद में आपका एक स्मॉल पंप है टू लिफ्ट द वाटर। तो जो भी बेसमेंट में वाटर कलेक्ट हो रहा है इट लिफ्टेड टू द टॉप, और टॉप पे से बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, वेंट्स है, एंड थ्रू दैट वेंट द वाटर पासेज थ्रू द इवेपोरेटिव पैड्स। देन वाटर कूलर अनदर एप्लीकेशन, ये भी बहुत जनरल है। मैक्सिमम जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जहाँ भीड़ होता है, जैसे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑफिसेस है, कि यहाँ पर हम लोग आजकल वाटर कूलर यूज़ करते हैं। ये प्योरली इट इज़ यूज फॉर दी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, और वाटर जो कुछ पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग मटका यूज़ करते थे,
वहाँ जो मैकेनिज्म था दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग, बट वेन एवर वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर दैट टाइम वी गो फॉर द इवेपोरेटिव कूलर। तो यहाँ पर सिर्फ एक लिमिटेशन है, कंपोनेंट सेम है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल एंड द इवेपोरेटिव कॉइल, बट दैट इवेपोरेटिव कॉइल इज इनसाइड दिस कंटेनर, दैट कंटेनर इज इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर टेम्परेचर रेंज इज फिक्स, क्योंकि हम लोग जो पानी पीते हैं ना उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 18-19 डिग्रीज। अगर उससे कम ले लिया तो पानी पीना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी ठंडा पानी हो जाता है। तो वाटर कूलर्स भी बहुत पॉपुलर है, हाँ, बहुत मार्केट में आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, एंड इट वर्क्स ऑन द सेम ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ऑल द कंपोनेंट दैट वी डिस्कस्ड till they are working on one basic cycle that called as vapor compression cycle, सब कुछ उस पर ही काम करते हैं। अब जब हम कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं तो कमर्शियल के कुछ एग्जांपल बताना हूँ। डेयरी, ओके, वेरी कॉमन है डेयरी में, आप लोग बिना उसके यूज़, अभी घर पे भी देखो, आप लोग जब भी दूध लाते हो तो उसको आप लोग प्रिजर्व करना है तो फ्रिज में ही रखना होगा, कोल्ड स्टोरेज for preservation of fruits, okay, especially, or even nowadays we use for the preservation of pulse or the agro product, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। आइस प्लांट, आइस के खुद के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, और उसके लिए आपको आइस प्लांट में भी कमर्शियल सिस्टम यूज़ करना होगा। व्हेन यू गो फॉर कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, जैसे मैंने डोमेस्टिक बताया, डोमेस्टिक में दो टाइप थे। एक टाइप था आपका विंडो एयर कंडीशनर, जो अभी आउटडेटेड हो गए, जिसको हम विंडो में ही लगा सकते थे, उसका कॉस्ट भी कम होता था, बट उसमें उसके कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे नॉइज़ लेवल ज़्यादा था। दूसरा, विंडो में लगाने की वजह से क्या होता था कि आपका कोल्ड एयर जो होता था प्रॉपर सर्कुलेट, उतने दूर तक के सर्कुलेट नहीं हो पाता था। तीसरा, कंडेंस जो वाटर था या जो कुछ भी ह्यूमिडिटी कंडेंस होता था उसका लीकेज होता था, पानी कलेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म नहीं था। ओके, सो दे वेर बिन रिप्लेस बाय स्प्लिट एयर कंडीशनर। आजकल जो देख रहे हैं हम लोग स्प्लिट, स्प्लिट में दो पार्ट होते हैं, वन इज इंडोर यूनिट, सेकंड इज आउटडोर यूनिट। अब उसके नाम है, इंडोर मीन्स इनसाइड द रूम। स्प्लिट से फ़ायदा क्या हो गया कि देर इज़ नो नीड ऑफ विंडो, आप कहीं भी लगा सकते हो। जब आप विंडो में लगाते थे तो वहाँ से लॉसेस, लीकेज लॉसेस भी बढ़ रहे थे, अभी वो लॉसेस ओवर हो गए। उसका जो नॉइज़ लेवल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इंडोर यूनिट कंटेन्स ओनली द कूलिंग कॉइल एंड द फैन, दो ही चीज़ होती है, तो नॉइज़ लेवल कम हो गया। और बचा हुआ जो कंपोनेंट है, मीन्स कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन डिवाइस, दे वेयर बीन अ पार्ट ऑफ आउटडोर यूनिट, एंड दैट आउटडोर यूनिट इज़ आउटसाइड द रूम, उसको रूम के बाहर लगाया जाता है। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि आप लोगों ने देखे स्प्लिट एसी, बहुत जगह देखेंगे, वो कहाँ लगाते हैं हम लोग? दे वेयर बीन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के बिल्कुल ऊपर लगाते हैं या 1 फीट छोड़ने के बाद लगाते हैं, बट आपने कहीं भी बेसमेंट पे नहीं देखा होगा। उसका लॉजिक ये है कि जो कोल्ड एयर होगा, दैट कोल्ड एयर बिकॉज ऑफ डेंसिटी इज गोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे ही आने वाला है। तो आपको अगर ऊपर लगा रहे तभी आपको प्रॉपर सर्कुलेशन मिलेगा, प्रॉपर कूलिंग मिलेगा, अदरवाइज देर इज़ अनइवन कूलिंग, जो आपका विंडोज़ में होता है। विंडो एसी में क्या होता था कि एसी के सामने, या आपका कूलर में होता है, डेजर्ट कूलर, कूलर के सामने हो तो कंफर्टनेस लगता है, कूलर से थोड़ा हट जाओ, कंफर्ट लेवल आपका कम हो जाता है। कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में मल्टीप्लेक्स एंड दी हॉस्पिटल्स अभी बहुत कॉमन हो गया है। नाउ डे ऑल द हॉस्पिटल्स, मेजर हॉस्पिटल, दे आर बीन इक्विप विद द एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, especially their ICUs, to control the temperature and also to control the humidity level. Okay, now the next one is रिलेटेड टू दी रेफ्रिजरेंट। अब तक हमने बात किया कि इसके क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट की। अब रेफ्रिजरेंट मीन्स व्हाट? रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट अ सब्सटेंस, ओके, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द absorption of heat and rejection of that heat into the atmosphere, means it is just like a blood। अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है सिस्टम में तो आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसका एक जनरल एग्जांपल है कि अगर सिस्टम कूलिंग इफेक्ट नहीं दे रहा है तो बहुत बार मैकेनिक बोलता है गैस जो है, गैस लीक हो गया है, मीन्स इसमें रेफ्रिजरेंट नहीं है। अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है तो आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रेफ्रिजरेंट, the refrigerants were broadly classified into two types, primary and secondary। तब इसका नाम ही प्राइमरी मीन्स इट इज़ डायरेक्टली वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेंट सिस्टम एंड इट अंडरगोज द चेंज इन फेज। जैसे फ्रिज है आपका, एसी है,
उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ R12 R22, वो तो अभी यूज़ नहीं होता है, देन आई यूज़ R134A. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर absorption and rejection of heat and its phase change is goes on. Similarly, there is secondary refrigerant. उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी विल प्राइमरी विल absorb the heat और secondary will absorb the heat from the space to be removed, then it reject it to the primary and primary will reject it into the atmosphere. इसका एग्जांपल आपको बताऊं, वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन और अमोनिया और इथेनॉल, इट इज कॉमनली यूज एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट. एग्जांपल इज आइस प्लांट. आइस प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि आइस कैन के आसपास का जो स्पेस है दैट इज फिल्ड विद द brine solution and that will remove the heat from the water. That heat is absorbed by the primary refrigerant, that is ammonia, which is used in water in ice plant, and then it reject into the atmosphere. So primary and secondary. Then when we go for refrigerant, जैसे मैंने बोला कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्रेसर, दूसरा रेफ्रिजरेंट. तो रेफ्रिजरेंट की अपनी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ है. ओके, वो आप कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज़ करके डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हो. तो उसके तीन मेजर प्रॉपर्टीज़ होती है. पहली होती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़, दूसरी एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी, और जिसको केमिकल भी बोलते हैं. थर्ड वन इज अदर प्रॉपर्टीज़. अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होगा? सक्शन प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, प्रेशर रेशो, लैटेंट हीट, इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, एंड लिक्विड एंड वेपर विस्कोसिटी. अब इसका क्या फ़र्क पड़ता है? सक्शन प्रेशर मीन्स द प्रेशर एट विच द रेफ्रिजरेंट एंटर्स इनटू द सिस्टम. अब ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज प्रॉब्लम्स. Discharge means the pressure at which the refrigerant enter into the condenser, and it should be as small as possible, so there should be a smaller pressure ratio. जितना pressure ratio बढ़ेगा, work of compression बढ़ेगा and COP reduces. Latent heat सबको पता है. It is also called as a hidden heat. It is a heat required to change the phase, and it is desirable that it should be as high as possible. जितना latent heat ज़्यादा होगा, cooling effect उतना ज़्यादा मिलेगा. देन आइसेंट्रोपिक इंडेक्स, दैट इज PV रेस टू N, वो जितना स्मॉल होगा उतना बेटर होगा बिकॉज वर्क ऑफ कंप्रेशन इज मोर. देन स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड. स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस और फ्लूइड बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो वो भी जितना स्मॉल होगा उतना डिजायरेबल है. बट व्हेन यू गो फॉर वेपर, इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल बिकॉज व्हेन इट इज इन वेपर फॉर्म, it is in the process of absorbing a heat, so more amount of heat is to be absorbed. And when we talk about the viscosity, viscosity भी कम होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, so less power is required to circulate the fluid. Then second type of important properties are the chemical or environmental properties. इसमें आता है आपका ODP, ozone depletion potential, GWP, global warming potential, then total equivalent warming index, toxicity and फ्लेमेबिलिटी. ODP जितना कम होगा, अगर ज़ीरो है इट्स अ वेल एंड गुड. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, इज डिजायरेबल. सेम थिंग इज फॉर TWI, इट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल. टॉक्सिसिटी मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं जहरीला तो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक. फ्लेमेबिलिटी, ज्वलनशीलता, वो भी अगर इनफ्लेमेबल है, अगर ज्वलनशील नहीं है, इट्स अ वेल एंड गुड. अदर प्रॉपर्टीज है थी, इसमें आएगा आपका केमिकल स्टेबिलिटी, मीन्स रेफ्रिजरेंट शुड बी केमिकली स्टेबल. देन compatibility with the common material, means it should not react with the material and should not corrode that material. Miscibility with lubricating oil, उसके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. Caustic parameter and availability. So whenever we select the refrigerant, these parameter to be considered. Now how they are classified? एक classification बोला था आपको primary and secondary, but further based on the nature they were been classified as a pure and the mixture. Pure में आपका आता है synthesis, synthetic में आ गए आपके CFC, chlorofluorocarbons, HFC, hydrofluorocarbons, and SCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. उसमें नेचुरल में आपके ऑर्गेनिक आ गए हाइड्रोकार्बन्स, एंड इनऑर्गेनिक लाइक अमोनिया, वाटर एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन वी टॉक अबाउट द मिक्सचर्स में दो टाइप्स आएंगे आपके, एजियोट्रॉप्स एंड जियोट्रॉप्स.
इसके पहले हम लोग CFC यूज़ करते हैं, इसमें द क्लोरीन इज द one of the component of those refrigerant, but chlorine is highly responsible for ozone depletion. Chlorine reacts with O3 and it deflect the ozone. तो क्लोरीन हम लोगों ने अब उसको क्लोरीन को ओवरकम करके HFC में आ गया, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स. उसका एग्जाम्पल है आपको R134A. अभी मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम टू प्रोड्यूस 1000 kg ऑफ आइस फ्रॉम 1000 kg ऑफ वाटर विद इन 24 आवर फ्रॉम एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब मैंने 1000 किलो पानी लिया है जिसका टेम्परेचर 0 है, और 24 घंटे में उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आइस में एट सेम टेम्परेचर. तो सिर्फ लैटेंट हीट मेरे को रिमूव करना है. तो अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो 1000 इंटू 336 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू 24, और इसका जो आपका आंसर आएगा दैट आंसर कम्स टू बी 3.5 किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट और 210 किलो जूल पर मिनट. तो इस कैपेसिटी से आपको समझ रहा है, COP से आपको समझ रहा है कि हाउ मच पावर, या जिसका टनेज ज़्यादा है मीन्स उसका कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है. इसका दूसरा मीनिंग ये होता है. अब कुछ चीज़ें जो है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, तो मेरे को कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करना होता है. सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है COP. हम लोग एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं COP. COP स्टैंड्स फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ डिजायर इफेक्ट टू द वर्क डन or refrigerating effect to the work done. And generally the COP of VCC system comes to be more than 2 or 3. Higher the COP means less is the running cost or the power consumed. Then another component is energy efficiency ratio. क्योंकि COP के बेस पर क्या होगा कि if I use the different type of systems, those are operating at different temperatures or their desired effect is different, their COP is not a common platform to compare them. तो कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, एंड इट इज़ अ रिलेटिव टर्म. सो द एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इट इज़ एक्सप्रेस इन द रेशो ऑफ आउटपुट टू पर आवर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन. कि अगर मेरे को इतना हीट रिमूव करना है देन हाउ मच अमाउंट ऑफ पावर is required per watt or per hour. So I will get that answer in BTU per watt. Then seasonal energy efficiency ratio, because with change in atmospheric condition there is a change in the performance of that system. So that is to be considered in case of seasonal energy efficiency ratio. And third one is integrated part load value. Many time we are operating a system at part load. आपका system 2 टन का है और आप उसको लोडिंग इतना कम करके रखाएगी और ऑपरेटिंग इट ओनली 0.5 टन्स. तो पार्ट लोड पे उसका जो कुछ भी एफिशिएंसी ड्रॉप हो रहा है वो मेरे को कैलकुलेट करते आना चाहिए. नाउ देयर इज अ डायग्राम ऑफ VCC सिस्टम एंड हियर इज अ कलर कोडिंग. दैट कलर कोडिंग इज जस्ट टू रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द सब्सटेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द इवापोरेटर. इवापोरेटर के बाद रेड लाइन दिखाया है बिकॉज इट इज अ लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट दैट गोज टू compressor compresses it, and a blue line representing high temperature high pressure vapor refrigerant entering into the condenser. Condenser में heat rejection हो रहा है, so vapor is converted into liquid, and now this green line is representing a liquid refrigerant with the low temperature and high pressure that enters into the expansion wall. Inside the expansion wall there is a drop in pressure, drop in temperature, and low temperature low pressure refrigerant enters into the evaporator, and in evaporator it will absorb the heat. After absorption of heat it will phase changes, means liquid enters and it comes out as a vapor. तो अगर ये 4 कंपोनेंट देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसे जिसमें फेज चेंज हो रहा है. पहला कंपोनेंट कंडेंसर, कंडेंसर में चेंज होता है वेपर टू लिक्विड, और इवेपोरेटर में होता है लिक्विड टू वेपर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, the analysis of that thermodynamic cycle. You can represent that cycle on pH plane and even the TS plane. तो यहाँ प्रोसेस लिखे है 4 to 1 क्या है, compression है, then next 1 to 2 is compression, 2 to 3 is a heat rejection, 3 to 4 is a throttling, and 4 to 1 is a heat absorption. Now representation of this cycle on pH and TS plane. तो यहाँ पर आपको 2 रिप्रेजेंटेशन दिखा है, 1 to 2 compression है, 2 to 3 heat rejection है,
और 3 डैश जो है दैट इज अ केस ऑफ सब कूलिंग, मीन्स यू कैन रिड्यूस द हीट बिलो इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर, एंड 3 to 4 इज throttling, and 4 to 1 is a heat absorbed in the evaporator. Same is represented on TS plane. So this is used to solve the problem. दूसरा एक होता है कैस्केड. बहुत बार ऐसा होता है कि रेफ्रिजरेंट जो है मेरे पास में उसका एक लिमिटिंग वैल्यू है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर मालूम है, बॉइलिंग टेम्परेचर मालूम है. सपोज आई यूज अ रेफ्रिजरेंट हुज फ्रीजिंग टेम्परेचर इज -20, whereas I want to use the system for less than 25 डिग्री. अगर -25 से नीचे रन करना है तो मैं सिंगल सिस्टम में रन नहीं कर सकता हूँ. दैट टाइम आई कैन गो फॉर कैस्केड सिस्टम. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मल्टी स्टेजिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है कि द इवापोरेटर ऑफ द हाई टेम्परेचर सिस्टम VCC सिस्टम विल एक्ट्स एज अ कंडेंसर फॉर द लो टेम्परेचर VCC सिस्टम. मीन्स इट कंटेन्स 2 compressor, 2 condenser, 2 expansion wall and the 2 evaporators. दूसरा एक सिस्टम है VCC. द मार्केट कैप्चर बाय VCC इज ह्यूज. इट इज ऑलमोस्ट अप टू 90%, बट there are some industries where the waste heat is available and that waste heat can be utilized in vapor absorption system. The vapor absorption में क्या होता है कि we are replacing the compressor, because in VCC system there is only one component. That component is compressor which required the power, and there is only one component where the moving parts are been there. So that can be replaced by vapor absorption system. So compressor is replaced in vapor absorption system with the help of absorber, then the pump and the heat exchanger. Now here is a diagram of the simple vapor absorption system. Vapor absorption systems are preferable or desire use only in case of process industries where the large amount of waste heat is available. तो यहाँ जनरेटर है, absorber है and heat exchanger है. अब इसमें क्या किया है कि pump is replaced by these 3 components because the compressor is going to perform 3 function. क्या function है? First is suction, second is to increase its pressure and temperature. तो यह suction का जो काम है that work is done by the absorber. Absorber contains the liquid. So in case of VAS system we need a pair of refrigerant and absorber. जैसे कुछ example है aqua ammonia. So here water is absorber, ammonia is refrigerant. और lithium bromide H2O. तो lithium bromide H2O में H2O is a refrigerant and lithium bromide is absorber. So low temperature, low pressure ammonia leaving the evaporator, it is absorbed by the absorber because absorber में पानी रखा है. So there is affinity of water against the towards the ammonia. So it absorb it. Now from absorber with the help of pump this refrigerant is supplied to the generator. पंप के साथ में लिफ्ट कर रहे हैं, जनरेटर में चलेगा. जनरेटर में हम लोग वेस्ट हीट यूज़ कर रहे हैं. द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज मच लेस कंपेयर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर. सो एट 30-35 डिग्री अमोनिया बॉइल्स, इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड गोज टू कंडेंसर. whereas that hot water is returned back to the, that is called as a weak solution, that is returned back to the absorber because mostly it contains the water through the pressure reducing wall. So both should be at same pressure. Then this vapor refrigerant goes to the condenser. कंडेंसर में उसका फेज चेंज होगा, हीट रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में. then it goes to the throttling wall, further pressure temperature is reduces and finally goes to the evaporator. Now when we talk about the performance, अभी मैंने बोला कि performance आपको कैलकुलेट करना है in terms of COP. COP of VCC system is more than 2 or 3, whereas for VAS system it is less than 1. This is one limitation of the VAS system. Second limitation of VAS system is the small size or small capacity systems are not possible to construct from the economical and feasible point of views. तो 10 टन के ऊपर ही आपको सिस्टम मिलेगा बट उसका COP बहुत कम होता है. Now come to the next part. That part is the psychometry और that is related to the air conditioning system. मैंने बोला कि एयर कंडीशनिंग में हम लोग को 4 पैरामीटर कंट्रोल करना है. टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, प्योरिटी कंट्रोल करना है, एंड वन मोर इज द मूवमेंट ऑफ द एयर. So whatever air as of now also present in the room, that air is a moist air. Moist air means it contains some amount of moisture which is in the superheated form, जो आपको दिखाई नहीं देता है. लेकिन दिखाई कब देगा? अगर आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल निकाल रहे हो फ्रिज में से जो काफ़ी ठंडा है, या पानी का बॉटल है आपने ख़रीदा,
उसको टेबल पे रखो, उसको पानी दिखता है आपको, उसके पूरा सरफेस पे ड्रॉपलेट दिखेंगे वाटर के। ये क्या है? दिस इज अ कंडेंसेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी विच इज़ प्रेजेंट इन एयर। या अभी विंटर सीजन आने वाला है, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दी में भी आपको दिखता है कि मॉर्निंग में ड्यूज दिखते हैं आपको, है ना। काफ़ी जगह पर आपको दिखाई देता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स है पेड़ों पर, या इवन द कार खड़ी है तो कार पे दिखाई देगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। अनदर एग्जांपल इज फॉग। ठंड में बहुत जगह पर धुंध होती है, फॉग दिखाई देता है। फॉग में से अगर आप हाथ घुमाओ तो आपको थोड़ा सा वेटनेस महसूस होगा, बिकॉज इट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ relative humidity. So what properties we are going to discuss? Dry bulb temperature, wet bulb temperature, dew point temperature, specific humidity, relative humidity, dew point depression and wet bulb depression. So out of these three, the first four parameters or first five parameters are more important. Dry bulb means the temperature which is measured by the ordinary thermometer. अभी मैं जो thermometer से measure करूँगा लेकर के रूम में, ये हो गया मेरा dry bulb temperature. If the bulb of the thermometer is covered with the वेट क्लॉथ, अगर उसके ऊपर मैं पानी के कपड़ा रख रहा हूँ जिसमें पानी लगा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, और जो जो टेम्परेचर मिलेगा दैट टेम्परेचर इज ड्यू पॉइंट, सॉरी वेट बल्ब टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉइस्चर टेक्स प्लेस इनटू द लिक्विड. जैसे मैंने बोला कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स है या धुंध है, ये जनरली आपको दिखाई दे रही है सर्दी में, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, एंड सो दैट टाइम the humidity is going to be reduced, and this is the reason that we need a moisturizer only in winter season. विंटर में मॉइस्चर कम हो जाता है ना एयर में से, हम लोग बोलते हैं स्किन ड्राई हो गया, तो स्किन ड्राई मीन्स क्या है? इट इज़ अ सिग्निफिकेंस दैट मॉइस्चर लेवल इज लेस in the winter season, and so we need the moisturizer. Similarly, when we talk about the humidity, specific humidity is nothing but the amount of water vapor present in 1 kg of एयर. अगर मैं 1 kg एयर ले रहा हूँ तो कितना है? इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर kg ऑफ ड्राई एयर. बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कैनॉट बी यूज फॉर द एज अ कॉमन पैरामीटर फॉर द कंपेरिजन, सो वी यूज relative humidity is nothing but the actual moisture that is present in the air upon the maximum possible moisture it can hold. कितना moisture उसमें hold कर सकता है. जस्ट लाइक दैट व्हेन यू स्प्रिंकल द वाटर, तो वाटर जब आप स्प्रिंकल करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि इट इज़ गोइंग टू एब्सॉर्ब सम वाटर. जैसे आपको एग्जांपल बोला कि डेजर्ट कूलर में से पानी जब आ रहा है, व्हेन एयर पास ओवर दैट वाटर इट इज़ गोइंग टू एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर, and so it's a specific humidity goes on increasing, but at one stage it is reached to the saturated level. Saturated मतलब इसके ऊपर अब उसको वो absorb नहीं कर सकता है, and that time we can say that relative humidity is equal to 1, and when RH is equal to 1 that WBT is equal to DBT, दोनों सेम हो जाएंगे. इसके बीच का जितना ज़्यादा फर्क होगा RH का वैल्यू उतना कम होगा. Here is a psychometric chart, आपके सामने एक चार्ट है. एक्स एक्सिस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, इसका रेंज होता है जनरली 0 से 50. 0 से 50 इसलिए होता है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि डीबीटी जो है अभी भी जो टेम्परेचर है मैक्सिमम 50 के आसपास होना चाहिए, उसके ऊपर आजकल रेंज तो काफ़ी बढ़ गया है, बट अज्यूम दैट 50 और 55 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट ह्यूमन बीइंग कैन सर्वाइव. ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर. अब इसमें कुछ इंक्लाइन लाइंस दिख रही है. इंक्लाइन लाइन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, कुछ डॉटेड लाइंस है, दीज आर फॉर द स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड आल्सो अ स्लैंट लाइन और द स्लोप लाइन जो है आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज फॉर द सैचुरेशन कर्व. मतलब यहाँ पर RH आपका हो गया 100, RH इज 100. सो विद द हेल्प ऑफ दिस साइकोमेट्रिक चार्ट, इफ़ यू नो द टू प्रॉपर्टीज, अगर दो चीज़ पता है आपको, DBT WBT या ह्यूमिडिटी एंड DBT, यू कैन फाइंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. अब ये क्या क्या फाइंड कर सकते हैं आप? यू कैन फाइंड द DBT, WBT, एंथैल्पी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब कुछ इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोमेट्रिक प्रोसेस, तो इसमें कुछ प्रोसेस है कि पहला प्रोसेस है आपका सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन एंड हीटिंग विथ
ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग विद डीह्यूमिडिफिकेशन। अब ये सब समझ लेने के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल बताऊं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। सेंसिबल मीन्स देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन ह्यूमिडिटी पे कुछ फर्क नहीं हो गया, सेंसिबल हीटिंग और कूलिंग। ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन मीन्स उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ओनली द वाटर कंटेंट आइदर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग और गोज ऑन डिक्रीजिंग। देन हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रहा है। कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है। एंड कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन मीन्स टेम्परेचर रिड्यूसेस, ह्यूमिडिटी ऑल्सो रिड्यूसेस। एंड हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन इज मीन्स that there is rise in temperature, also the humidity increases. I will quote some example. You are sitting below the fan, फैन के नीचे बैठे हो आप, सिर्फ टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होता है, सेंसिबल कूलिंग। रूम हीटर लगा के रखा है, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सेंसिबल हीटिंग। ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन मीन्स क्या है कि जस्ट आप स्प्रे कर रहे हैं कि आपने वो ये ले लिया, स्टीम ले लिया, स्टीम नहीं, वाटर लिया आपके फेस के ऊपर, तो उससे क्या हो गया कि ह्यूमिड टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा बट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। डीह्यूमिडिफिकेशन मीन्स देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बट ह्यूमिडिटी लेवल डिक्रीजेस। हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, दैट स्टीम पासेस ओवर योर फेस, चेहरे पे से स्टीम ले लिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके स्किन का और वाटर ड्रॉपलेट्स भी उस पर आ जाते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, डेजर्ट कूलर जब यूज़ करते हैं तो एयर का टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप होता है लेकिन वाटर का ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। कूलिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, एयर कंडीशनर इज एग्जाम्पल, एंड हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन द एग्जाम्पल इज अ केमिकल प्रोसेस। ऑल दिस प्रोसेसेस वेयर बिन रिप्रेजेंटेड। अगर मेरे को मीनिंग पता है कि सेंसिबल मीन देर इज ओनली चेंज इन टेम्परेचर, or whenever it is humidification and dehumidification there is no change in temperature, I can represent all the process on psychometric process chart. Sorry, here is a types of air conditioning system. Central air conditioning, it is widely used in multiplex or cinema theaters or the hall, shopping malls, उसके लिए common है। split AC, indoor unit दिखाया हुआ है। window air conditioners, देन पोर्टेबल एसी, आजकल ज़रूरत हो गया है कि बहुत मुझे 1 टन करना चाहिए, ओनली फॉर स्पेसिफिक स्पेस आई वांट टू कूल, सो आई कैन गो फॉर दैट पोर्टेबल एसी। जियोथर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दिस इज़ वेरी मच पॉपुलर इन यूरोपियन कंट्रीज वेयर द टेम्परेचर रेंज इज़ वेरी लेस, सो जनरली दे आर यूजिंग फॉर हीटिंग पर्पज एंड सो दे यूज द टर्म HVAC इंस्टेड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नाउ बिफोर आई कंक्लूड आई वुड like to I would like to explain, or I would like to share the information related to how much future is there for HVAC system. कितनी ज़रूरत है, नीड कितनी है। मैकेनिकल इंजीनियर्स दोज आर इंटरेस्टेड टू बिन वर्क इन HVAC सेक्टर, देर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ एंड ह्यूज रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसे आपका टेम्परेचर रेंज चेंज होते जा रहा है, पहले एसी लग्जरियस आइटम था, कॉमन नहीं था, आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया। अब तो लोग सारे बिल्डिंग्स पूरा एयर कंडीशनर्स है, और या स्टेडियम को एसी बना रहे, ऑल हॉस्पिटल्स आर बिन एयर कंडीशनर, ऑल व्हीकल्स, and with this there is a need, there is a more demand for engineers. Unfortunately as of now also the most of the technicians those are working in HVAC sector, they are working based on their experience. बहुत सारे लोग ट्रायल एरर बेसिस पे जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे ही काम कर रहे हैं, बट देर आर सम सॉफ्टवेयर्स कि जैसे रिविट का एक सॉफ्टवेयर है कि फ्रॉम रिविट सॉफ्टवेयर इन फॉरेन कंट्रीज दे आर गोइंग टू बिल्ड और दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द प्लान। उसमें पूरा प्लान होता है कि प्लम्बिंग लाइन का प्लान होगा, एयर कंडीशनिंग लाइन का प्लान होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन वर्क ऑन इट, और दे कैन use scope. So if you want to work in that sector, or if